एपिसोड 50। फिर घर के अंदरूनी हिस्से में किसी के भागते हुए कदमों की आवाजें आईं। मैं दीवार से मजीद चिपक गया। मैं इस दौरान में रिवॉल्वर निकाल चुका था। तैमूर बर्क रफ्तारी से नीचे फिसल गया। फिर कोई शोर मचाता हुआ घर के दाखिली दरवाजे से बाहर निकला, मगर फौरन ही एक फायर हुआ और वो चीखता हुआ बैठ गया। ये फायर तैमूर ने किया था। उसने दुश्मन की पेशकदमी रोक दी थी। फिर मैंने स्ट्रीट लैंप की मध्यम रोशनी में तैमूर को एक तारीक गली में घुसते देखा। मैं बुलंदी पर खड़ा था, इसलिए मुझे दूर तक का मंजर दिखाई दे रहा था। दूसरे फायर के साथ ही आसपास के मकानों की खिड़कियां खुलने लगी थी। कुछ लोग हाल दरियाफ्त करने के लिए घरों से बाहर भी निकल आए थे। ये एक नई उफ्ताद पड़ गई थी। उन लोगों में से कोई भी मुझे देख सकता था। उस वक्त वो लोग मकान के दरवाजे की तरफ मुतवज्जो थे, जहां कोई शख्स तैमूर की चलाई हुई गोली से जख्मी हो गया था। मैं उस वक्त सेकंड फ्लोर की खिड़की के छज्जे पर खड़ा था। मैं अगर ज्यादा देर वहां खड़ा रहता तो यकीनी तौर पर किसी न किसी की नजरों में आ जाता। मैंने खिड़की के जरिए फौरी तौर पर अंदर जाने का फैसला कर लिया। वो पुरानी वजह की 2 पट वाली खिड़की थी, जिसमें चौकोर शीशे लगे हुए थे। मैंने खिड़की के पट पर हाथ रखकर उसे अंदर की तरफ धकेला तो वो खुल गई। खिड़की में सलाखें लगी हुई थी, शायद इसीलिए महफूज जानकर उसकी चटखनी नहीं चढ़ाई गई थी। फिर सेकंड फ्लोर की खिड़कियों की तरफ से तो लोग यूं भी बेपरवाह हो जाते हैं। मैंने खिड़की के अंदर झांका। वो किसी की ख्वाबगाह थी, मगर नाइट बल्ब की मध्यम रोशनी में मुझे बिस्तर खाली नजर आ रहा था। उस कमरे में जो कोई भी सोता था वो उस वक्त नीचे चला गया होगा। ना जाने तैमूर की गोली से कौन जख्मी हुआ था। मैंने बाएं हाथ से खिड़की की चौखट पकड़ी और दाएं हाथ से दरमियान की सलाख पकड़कर उसे अंदर की जानिब धकेला। अगर मैं उसे बाहर की जानिब खींचता तो सलाख उखड़ने के साथ ही मैं भी 40 फुट की बुलंदी से जमीन पर आन गिरता। मैंने सलाख पर थोड़ा सा दबाव डाला तो वह हिलाल की शक्ल में मुड़ गई। मैंने दूसरी सलाख को भी इसी तरह मोड़कर निकाल दिया। अब वहां इतनी जगह पैदा हो गई थी कि मैं बआसानी वहां से गुजर सकता था। मैंने चौखट पकड़कर अपने जिस्म को तोला और दूसरे ही लम्हे में कमरे में था। मैं तैमूर की तरफ से बिल्कुल फिक्रमंद नहीं था। उसे निकलने का मौका मिल गया था, इसलिए अब उसका दोबारा पकड़े जाना मुश्किल था। मैंने सलाखों को सीधा करके फ्रेम में लगा दिया। सलाखें मुकम्मल तौर पर सीधी नहीं हुई थी, बस उन्हें फ्रेम में अटका दिया था। मैंने खिड़की के पट बंद की और पर्दा खींचकर बराबर कर दिया। फिर मैं फुर्ती से बेड के नीचे घुस गया। कमरे में वॉल टू वॉल और इंतहाई कीमती कारपेट था, इसीलिए बेड के नीचे घुसते हुए मुझे बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हुई। बेड के नीचे हाई हील की जनाना सैंडल पड़ी थी। बेड के एंड सामने एक ड्रेसिंग टेबल रखी थी, जिस पर कॉस्मेटिक्स का सामान बिखरा हुआ था। अचानक बाहर से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। कोई बहुत उजलत में जीने पर चढ़ रहा था। फिर कदमों की यह आहट एन उस कमरे के सामने आकर रुक गई और कोई दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। आने वाली कोई लड़की थी, क्योंकि मुझे उसके खूबसूरत पैर दिखाई दे रहे थे। वो कमरे के गोशे में जाकर रुक गई। मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था। मैं बहुत एहतियात से आगे की तरफ खिसका और बेड की लटकी हुई चादर थोड़ी सी ऊपर उठाकर उसे देखा। वो खड़ी हुई कुछ लिख रही थी। फिर दरवाजे के नजदीक आहट हुई तो मैंने जल्दी से चादर छोड़ दी। मुझे एक निस्वानी आवाज सुनाई दी और मिल गया नंबर। मिल गया दीदी, मैं बस लेकर आ ही रही थी। इसी दौरान में बाहर से बोलने वाली लड़की भी अंदर आ गई। वो आहिस्ता से बोली, एक तो ये मेहमान मुसीबत बन गया है हमारे लिए। जब से आया है कोई ना कोई तमाशा हो रहा है। पिताजी बता रहे थे कि वो बहुत बड़ा सरकारी अफसर है। उर्मिला ने कहा, मेरा अंदाजा है कि वो दोनों विनोद पांडे के बारे में बातें कर रही थीं। फिर वो चौंक कर बोली, पिताजी की हालत कैसी है? परेशानी वाली कोई बात नहीं। डॉक्टर साहब कह रहे थे कि गोली से हड्डी को नुकसान नहीं पहुंचा। लाओ मुझे फोन नंबर दो, मैं डॉक्टर मेहरा को तो फोन करूं, वही पिताजी को अस्पताल शिफ्ट करेंगे। डॉक्टर धर्म ने तो उन्हें बस फर्स्ट एड दी है। आप चलें दीदी, मुझे तो वो दुष्ट ऐसे घूर घूर कर देखते जैसे कच्चा चबा जाएगा। दिल चाहता उसकी मनहूस आंखें फोड़ दूं। दीदी हंसने लगी, फिर बोली, अच्छा बाबा तुम यहीं रहो। पिताजी की कंडीशन बिल्कुल सीरियस नहीं है। वो आराम से फोन पर बातें कर रहे हैं। उन्होंने अभी थाने फोन किया है। पुलिस भी बस पहुंचने वाली होगी। तुम दरवाजा अंदर से बंद कर लेना। ये कहकर वो चली गई तो उर्मिला ने दरवाजा बंद किया और बेड पर बैठ गई। चंद लम्हे वो बैठी यूं ही हाथ पर हिलाती रही, फिर बेड पर दराज हो गई। मैं चाहता था कि विनोद पांडे को यही छाप लूं, मगर उसके लिए मुझे इंतजार करना था। अभी पुलिस आने वाली थी। आधा पौन घंटा तो वही लोग लेते, फिर घर वालों के सोने में मजीद आधा घंटा लगता। इस लिहाज से तकरीबन 1.5 घंटे तक मुझे सिर्फ इंतजार करना था। मैंने कलाई पर बंधी हुई रेडियम डायल वाली घड़ी पर नजर डाली। 2:10 हुए थे। मैं तैमूर की तरफ से भी फिक्रमंद था। वो अपने तौर पर कोई ना कोई कार्रवाई कर सकता था। मैं उसे कुछ करने से रोक भी नहीं सकता था। ऐसे मौकों पर मुझे शिद्दत से ट्रांसमीटर की कमी महसूस होती थी। मुझे ये भी खदशा था कि इस दौरान में विनोद पांडे ये घर ही ना छोड़ दे। अगर ऐसा होता तो मेरी सारी मेहनत जाया जाती। पांडे के लिए मैंने बहुत पापड़ बेले थे। भारत का गैर कानूनी सफर तय किया था और अब तक मुसलसल गर्दिश में था। मैं उसे किसी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। सड़क की दूसरी तरफ से जीप के इंजन की आवाज आई तो मैं समझ गया कि पुलिस पहुंच गई है। मैंने फैसला कर लिया कि पुलिस के जाते ही कार्रवाई शुरू कर दूंगा। ज्यादा देर इंतजार करना मुनासिब नहीं था। वक्त फिर चोटी की रफ्तार से गुजरता रहा। उर्मिला शायद गहरी नींद सो चुकी थी।
उसके सांसों की आवाज सन्नाटे में साफ सुनाई दे रही थी। फिर जीप का इंजन स्टार्ट होने की आवाज आई और जीप की रवानगी के बाद फिर पहले की तरह सन्नाटा छा गया। मैंने चंद मिनट मजीद इंतजार किया, फिर आहिस्तगी से बाहर निकल आया। वो लड़की बिलाशुबा पुरकशिश थी। उसका जिस्म रेशमी लिहाफ में छुपा था, सिर्फ चेहरा बाहर था। वो बहुत गहरी नींद सो रही थी। एक लम्हे को मुझे उस पर तरस आया, मगर फिर मुझे विनोद पांडे का ख्याल आ गया। मैं उसी की मदद से पांडे को पकड़ सकता था। मैंने आहिस्ता से उर्मिला का शाना हिलाया। उसने करवट बदलने की कोशिश की तो मैंने फिर उसका शाना हिला दिया। उर्मिला ने चौंक कर आंखें खोली। मुझ पर निगाह पड़ते उसकी आंखें खौफ से फैल गईं। फिर उसने चीखने के लिए मुंह खोला ही था कि मैंने झपट कर उसके मुंह पर मजबूती से हाथ जमा दिया और घुर्रा कर बोला, आवाज निकाली तो गर्दन मरोड़ दूंगा। मेरी बात गौर से सुनो लड़की, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। मुझे कुछ मालूम करना है। अगर तुम शोर ना मचाओ तो मैं तुम्हारा मुंह खोल सकता हूँ। उर्मिला ने इस बात में गर्दन हिला दी। मैंने उसके मुंह पर से हाथ हटा दिया, मगर मैं उसकी तरफ से चौकिन्ना भी था। उर्मिला ने कोई उल्टी सीधी हरकत ना की, बस गहरे गहरे सांस लेती रही। अलबत्ता वो उठकर बैठ गई थी। अब उसकी आंखों में वहशत भी नहीं थी। अचानक मेरी नजर दाएं हाथ की तरफ रखी हुई ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी तो आईने में गंजे को देखकर मैं बुरी तरह चौंक उठा। मैंने फुर्ती से रिवॉल्वर निकालने की कोशिश की, मगर फिर यह सोचकर मुझे बेख्तियार हंसी आ गई कि वो मेरा ही अक्स था। मुझे पागलों की तरह हंसता देखकर उर्मिला एक दफा फिर सहम गई। मैंने संजीदा होकर कहा, डरो मत उर्मिला, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। तुम मेरा नाम भी जानते हो। मुझे सिर्फ ये मालूम करना है उर्मिला कि विनोद पांडे किस कमरे में सो रहा है। विनोद पांडे? वो कौन है? वो आदमी जो तुम्हारे घर में ठहरा हुआ है। तुम शायद केदार जी की बात कर रहे हो। हमारे घर में तो वही ठहरे हुए हैं। उनका नाम केदार मेहरा है। मैंने जल्दी से कहा, हाँ वही। किस कमरे में ठहरा हुआ है वो तो निचली मंजिल पर ठहरे हैं, मगर तुम मेरे कमरे में कैसे आए? दरवाजा तो बंद है। मैं बंद दरवाजों में से भी धुआं बनकर गुजर जाता हूँ। तुम मुझे मेहमान का कमरा दिखाओ। अभी थोड़ी देर पहले फायरिंग तुमने की थी। फायरिंग? कब हुई थी फायरिंग? मैं पिछले आधे घंटे से यहाँ हूँ। यहाँ तो कोई फायरिंग नहीं हुई। शायद तुम पूरी तरह जागी नहीं हो या फिर तुम्हारे कान बज रहे हैं। चलो मुझे मेहमान का कमरा दिखा दो। क्या तुम उसकी हत्या करना चाहते हो? हत्या करना कौन सी बड़ी बात है? मैंने अब तक बहुत से कत्ल किए हैं, मगर इस वक्त मेरा इरादा किसी को कत्ल करने का नहीं है। तुम्हारे मेहमान से मुझे कुछ मालूमात हासिल करनी है, और अगर मैं इनकार करती हूँ तो मजबूरन मुझे तुम्हें ठिकाने लगाना पड़ेगा। मैंने एक झटके से अपना रिवॉल्वर निकाल लिया। जब मैंने उसका सेफ्टी कैच हटाया तो उर्मिला का चेहरा धुआं हो गया। उसने खौफजदा अंदाज से मुझे देखा और थूक निकल कर बोली, आओ मेरे साथ। मगर एक बात समझ लो, मैंने सख्त लहजे में कहा, अगर कुछ चालाकी दिखाने की कोशिश की तो मैं बिल्कुल रियायत नहीं करूंगा। मैं उसका हाथ पकड़कर बाहर निकल आया। वो छोटा सा बरामदा था, चंद कदम के फासले पर जीना था। उर्मिला आहिस्ता आहिस्ता जीने की तरफ बढ़ी। मैं चौकिन्ने अंदाज में इर्द गिर्द का जायजा लेता हुआ आगे बढ़ रहा था। जीना खत्म हुआ तो हम एक बरामदे में खड़े थे। वहां एक कतार में 4 कमरे थे। उर्मिला आखिरी से पहले कमरे के सामने पहुंचकर रुक गई और सरगोशी में बोली, वो इस कमरे में है, उससे दरवाजा खुलवाओ। मैंने भी सरगोशी में कहा, फिर आगे बढ़कर फुर्ती से बरामदे की लाइट ऑफ कर दी। बरामदा एकदम तारीकी में डूब गया। मैं दरवाजे के साथ दीवार से चिपक कर खड़ा हो गया। इस दौरान में उर्मिला दरवाजे पर दस्तक दे चुकी थी। चंद लम्हे बाद अंदर से विनोद पांडे की गुनूदा आवाज सुनाई दी, कौन है? मेरा दिल बुरी तरह धड़कने लगा। महीनों की जानतोड़ कोशिश और मेहनत का फल मुझे मिलने वाला था। पाकिस्तान से लेकर भारत तक इस मरदूद ने मुझे बहुत दौड़ाया था। मैं हूँ उर्मिला। उर्मिला? तुम कैसे आ गई? उसे शायद यकीन नहीं आ रहा था कि दरवाजे पर उर्मिला ही है। फिर उसने आहिस्तगी से दरवाजा थोड़ा सा खोला और अचानक उर्मिला का हाथ पकड़कर अंदर घसीट लिया। इससे पहले कि वो दरवाजा दोबारा बंद करता, मैंने फुर्ती से दरवाजे के बीच में पैर अड़ा दिया। दूसरे लम्हे दरवाजे को धक्का देकर मैं अंदर घुस गया। पांडे मेरी तवक्को से भी ज्यादा फुर्तीला साबित हुआ। मैं जो ही कमरे में दाखिल हुआ, उसने उछलकर फ्लाइंग किक मारी। मेरे सीने और दाएं शाने पर जबरदस्त चोट लगी और झटके से मेरा रिवॉल्वर हाथ से निकल गया। पांडे ने उछलकर दूसरा वार करना चाहा, मगर अब मैं मजीद लाते खाने के मूड में नहीं था। मैंने तिरछा होकर उसकी टांग पकड़ ली और मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। मैंने उसकी टांग छोड़कर एकदम उस पर छलांग मार दी। उसने तड़प कर मेरी गिरफ्त से निकलना चाहा, मगर कामयाब ना हो सका। मैंने उसके दोनों हाथ जकड़ रखे थे। ज्यादा जोर लगाओगे तो तुम्हारे दोनों हाथ शानों से उखड़ जाएंगे पांडे। मुझसे क्या चाहते हो? वो हाँपते हुए बोला, इतने भोले मत बनो। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं तुमसे क्या चाहता हूँ, मगर वो तो। देखो, मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करो। मैं जानता हूँ कि अल्बर्ट आया हुआ है और तुम उससे कोई डील करने वाले हो। अगर तुम ये जानते हो तो ये भी जानते हो कि वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं। मुझसे अड़ने की कोशिश मत करो पांडे। मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। तुम जानते हो कि मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से इंडिया आया हूँ। जानता हूँ, मैं तुम्हारे बारे में एक एक पल की इन्फॉर्मेशन थी मुझे। फिर अचानक ही तुम गायब हो गए। उसके बाद से अब देख रहा हूँ तुम्हें।
पर मेरी बात का विश्वास करो, वो दस्तावेजात मेरे पास नहीं है। नहीं है तो तुम्हारी जिंदगी मेरे लिए बेकार है। ये कहकर मैंने अचानक उसकी गर्दन दबोच ली। उसकी आंखों में हैरत के साए लहराए, फिर वो बुरी तरह मचलने लगा। मैंने गिरफ्त ढीली कर दी। वो निढाल सा होकर गहरे गहरे सांस लेता रहा, फिर भर्राई हुई आवाज में बोला, मैं तुम्हें बता चुका हूं कि वो दस्तावेजात मेरे पास नहीं है। मारना चाहते हो तो मार दो मुझे, मैं तुमसे जिंदगी की भीख नहीं मांगूंगा। देखो पांडे, तुम अच्छी तरह जानते हो मुझे, मैं जो कुछ कहता हूँ उस पर अमल भी करता हूँ। मैं तुम्हें सिर्फ 2 मिनट देता हूँ। इस अरसे में तुम खूब अच्छी तरह सोच समझ लो कि तुम्हें मरना है या जिंदा रहना है। मैंने उसकी गर्दन छोड़ दी, मगर उसके सीने से नहीं हटा। अचानक मुझे उर्मिला का ख्याल आया। वो ना जाने किस वक्त कमरे से निकल गई थी। एकदम मुझे खतरे का एहसास हुआ, मगर उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। कोई सर्द आवाज में बोला, हैंड्स अप। बस महाराज, अब तुम्हारा खेल खत्म हो गया। हाथ सर पर रखो और खड़े हो जाओ। मैंने दोनों हाथ सर पर रखे और आहिस्ता आहिस्ता खड़ा हो गया। दरवाजे के पास अधेड़ उम्र और मजबूत तनोतोष का मालिक एक शख्स खड़ा था। उसके एक हाथ में रिवॉल्वर था। उसके साथ ही अधेड़ उम्र की एक औरत के साथ उर्मिला खड़ी थी। मुझे ये समझने में देर न लगी कि वो शख्स मोहन है। मौका पाते उर्मिला अपने बाप को बुला लाई थी। पांडे पागलों की तरह हंसने लगा और बोला, बेचारा कामरान, इसने पाकिस्तान से लेकर यहाँ तक मेरा पीछा किया। ना जाने कितनी बार मौत की आंखों में आंखें डाली हैं, कितने लोगों को कत्ल किया है, मगर हासिल क्या हुआ? कुछ भी नहीं। उसने झुककर मेरा रिवॉल्वर उठाया और बोला, वैसे उसूल तो ये कहता है कि अब हम दोनों में से किसी एक को मर जाना चाहिए। अब तुम खाली हाथ और मेरे हाथ में रिवॉल्वर है, तो जाहिर है कि तुम्हें मरना होगा। उसने रिवॉल्वर एकदम मुझ पर तान लिया। मैं खुद भी सांख में चोरी से तंग आ गया हूँ। नहीं मिस्टर मेहरा, मोहन चीख कर बोला, कानून को हाथ में मत लें, इसे पुलिस के हवाले कर दें। आप समझते नहीं इंस्पेक्टर मोहन, ये हरामजादा जब तक जिंदा रहेगा मुझे खुलकर काम करने का मौका नहीं मिलेगा। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ सकता। मेरे घर में यह गैर कानूनी हरकत नहीं होगी। मोहन पूरी कुव्वत से चीखा। विनोद पांडे ने चौंक कर मोहन की तरफ देखा। बस वही लम्हा था जब वो मेरी तरफ से गाफिल हुआ। मैंने बिजली किसी तेजी से उछल के उसके उस रिवॉल्वर वाले हाथ पर एक जोरदार किक रसीद कर दी और साथ ही घूम के जोरदार राउंड किक मारी। फिर इससे पहले कि वो संभलता, मैंने उसे मोहन पर धकेल दिया। वो दोनों उलझे हुए फर्श पर गिरे। अचानक एक फायर हुआ। गोली मेरे कान के पास से गुजरती हुई दीवार में बेबस हो गई। हैंड्स अप, कोई लड़की चीख कर बोली और रिवॉल्वर ताने हुए कमरे में आ गई। वो उर्मिला से मुशाबा थी और यकीनी तौर पर उसकी बहन थी। अगर उसका निशान अच्छा होता तो मेरी खोपड़ी के पर खच्चे उड़ जाते। अपनी जगह से हरकत मत करना महाराज, वरना मेरा निशाना इतना खराब भी नहीं है, वो डपट कर बोली। विनोद पांडे जल्दी से उठ खड़ा हुआ और दोबारा फर्श पर गिरा हुआ रिवॉल्वर उठाते हुए लड़की से बोला, थैंक यू बेबी, थैंक यू वेरी मच। आज मैं कामरान का किस्सा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। इसे जितना जीना था जी लिया। उसने एक मर्तबा फिर मुझ पर रिवॉल्वर तान लिया। ये मेरे घर में क्या हो रहा है? हे भगवान, मैं पागल हो जाऊंगी। उर्मिला की मां बड़बड़ाकर बोली, और इसे जिंदा छोड़ दिया तो ये मुझे पागल कर देगा। पांडे हंसकर बोला, हैंड्स अप। दरवाजे के पास से गरजदार आवाज सुनाई दी, कोई अपनी जगह से हरकत ना करे। मैं मारे खुशी को उछल पड़ा क्योंकि वो आवाज तैमूर की थी। वो बड़े मुनासिब मौके पर आया था। मैं फुर्ती से फर्श पर गिर गया। उसी वक्त जोरदार धमाका हुआ और गोली दीवार में पेवस्त हो गई। मैंने पांडे को रिवॉल्वर सीधा करते देख लिया था, वरना उसकी चलाई हुई गोली मेरे सीने में पेवस्त हो जाती। जवाबी तौर पर तैमूर ने फायर किया, मगर गोली उचट गई। मेरा ख्याल था कि तैमूर ने जानबूझकर निशाना गलत लिया है। वो पांडे को मारना नहीं चाहता था। पांडे भी फुर्ती से जमीन पर गिर गया। उसने एकदम बल्ब पर फायर कर दिया। अंधेरा छा गया। मैं पांडे की तरफ झपटा, मगर वो जैसे उड़ता हुआ दरवाजे से बाहर निकल गया। फिर तैमूर ने चीख कर कहा, रुक जाओ वरना मैं गोली मार दूंगा। फिर लगातार 2 फायर हुए। मैं झपट कर बाहर निकला और जल्दी से बोला, ये मैं हूं तैमूर, फायर मत करना। ये कहते हुए मैंने कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। फिर मैं ठंडा सांस लेकर बोला, अब यहाँ से निकलो, चलो। फायरिंग की आवाज सुनकर किसी मोहल्ले वाले ने पुलिस को फोन कर दिया होगा और पुलिस आने ही वाली होगी, मगर वो निकल गया है। मैंने शिकस्त खुर्दा लहजे में कहा, आओ फिर चलें। तैमूर बोला और हम दोनों छिपकली की तरह रेंगते हुए बाहर निकले। इस बात का भी इम्कान था कि विनोद कहीं घात लगाए बैठा हो और मुझे देखते ही गोली मार दे। हम लोग जो ही गली के सिरे पर पहुंचे, दूसरी तरफ से पुलिस की जीप गली में दाखिल हुई। हम तेजी के साथ वहां से निकल आए। ये तो वाकई बहुत बुरा हुआ, ग्लोरिया ने कहा। मैं घर पहुंचने के बाद ग्लोरिया और कांता को बता चुका था कि शिकार हमारे हाथ से निकल गया है। कांता बगैर कहे कॉफी बना लाई थी और उस वक्त मैं और तैमूर कॉफी पीकर थकन उतार रहे थे। मगर मैं भी उसे छोड़ूंगा नहीं, उसे जमीन की तह में से खोद कर निकाल लूंगा। मैंने मुट्ठियां भींचकर कहा, उस कमबख्त का तो कोई सुराग भी नहीं है हमारे पास।
तैमूर ने कहा, वो कहेंगे मुल्क ही ना छोड़ दे। वो जहां भी जाएगा मैं साई की तरह उसका पीछा करूंगा। ये और बात है कि वो तंग आकर दुनिया ही छोड़ दे। वो जो सीडीपी हमने पकड़ा है, मुमकिन है उससे कोई क्लू मिल जाए। तैमूर पुरखैल अंदाज में बोला, मुमकिन है उसके पास विनोद पांडे के बारे में कोई इत्तला हो। पुलिस के पास तो उसका रिकॉर्ड जरूर होगा। ठीक है, सुबह उसे भी कुरेद लेंगे। ग्लोरिया बोली, सुबह होने में भी बहुत देर है ग्लोरिया, इस अरसे में तो पांडे कहीं से कहीं पहुंच सकता है। यह कहकर मैं उठ खड़ा हुआ और तैमूर को पीछे आने का इशारा किया। चलो मैं भी चलती हूँ, मैं भी तो देखूं आप लोग पूछगछ किस तरह करते हैं। कांता ने कहा, ये सरदार जी कहाँ चले गए? मैंने ग्लोरिया से पूछा। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, कोई टैबलेट लेकर अभी सोने के लिए लेटे हैं। हम लोग तहखाने में जा रहे हैं, तुम यहाँ का ख्याल रखना। उसका जवाब सुने बगैर मैं तहखाने की तरफ बढ़ गया। डीसीपी सो रहा था मगर आहट सुनकर बेदार हो गया। कमरे में नाइट बल्ब रोशन था। तैमूर ने आगे बढ़कर ट्यूबलाइट्स ऑन कर दी। डीसीपी पलके झपकने लगा। मैंने आहिस्ता से कहा, पांडे हमारे हाथ से निकल गया है, तुम उसके बारे में कुछ जानते हो? तुम तो मुझसे ज्यादा वेल इन्फॉर्म्ड हो, मैं भला क्या बता सकता हूँ? मेरी मालूमात गलत भी तो हो सकती हैं। फिर उसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में तो मैं कुछ जानता भी नहीं। पांडे की तफसीलात तो मेरे पास भी नहीं है। वो कुछ सोचकर बोला, यह हो सकता है कि उसका रिकॉर्ड किसी और नाम से हमारे पास हो। हाँ, यह हो सकता है, मैंने कहा। वो हर कदम पर अपना नाम बदल लेता है। फिर मैं चौंक कर बोला, उसकी कई तस्वीरें हैं मेरे पास, हो सकता है वो तस्वीरें देखकर तुम उसे शनाख्त कर लो। हाँ, यह हो सकता है, उसने जवाब दिया। मैंने जेब में हाथ डालकर अपना पर्स निकाला और उसमें से पांडे की तस्वीरें निकालकर डीसीपी को दे दी। पहली तस्वीर देखते वो चौंक उठा और बेख्तियार बोला, ये तो हरिया है। कौन हरिया? बंबई बैंक डकैती का सरगना। इसके तीनों साथी पकड़े गए थे मगर ये हाथ ना आया था। सारी रकम भी उसी के पास थी। फिर दिल्ली के सराफा बाजार में जो डकैती हुई थी वो भी इसी ने की थी। इसके क्रेडिट पर 9 से ज्यादा कत्ल और बेशुमार डाके हैं। फिर ये काफी अरसे के लिए गायब हो गया। मालूम हुआ कि पाकिस्तान में है। वहां उसने 2-4 काम ऐसे किए कि हुकूमत ने उसको राह में रख लिया, मगर ये वहां 2 माह से ज्यादा ना टिक सका और राह को भी डबल क्रॉस कर दिया। ये तो मैं भी जानता हूँ। इसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताओ। ये दिल्ली के नजदीकी गांव का रहने वाला है। दुनिया में माँ, बहन और मामू के अलावा इसका कोई रिश्तेदार नहीं है। अभी तक शादी भी नहीं की इसने। कई बरस यूरोप और अमेरिका में गुजारे हैं। वहीं इसने ब्लैक बेल्ट हासिल की है। इसका निशाना बहुत जबरदस्त है। और कुछ? इसकी माँ और बहन गांव में क्यों रहती हैं? गांव में इसकी जमीनें हैं, उनकी देखभाल इसके मामू करते हैं। फिर हरिया कई दिन, कई हफ्तों तक घर से गायब रहता था। गांव में तो मामू इसकी माँ और बहन का ख्याल रखते हैं। शहर में कौन ख्याल रखेगा? इसके गांव का नाम क्या है? शांतिपुर। थैंक यू डीसीपी साहब, अगर आप यूं ही हमसे कोऑपरेट करते रहे तो हमारी तरफ से आपको बिल्कुल भी शिकायत नहीं होगी। ये कहकर मैं उठ खड़ा हुआ। विश यू गुड लक एंड गुड नाइट, मैंने हंसकर कहा और तहखाने से बाहर आ गया।